कमर्शियल बैंकों के बारे में हम कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं और आज का जो मेरा फोकस है वो है कि व्यापारिक बैंकों का या कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है। यानी अपना आज का जो मेन हेडिंग है वो है व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। जब सरकार किसी संस्था का स्वामित्व स्वयं अपने अधिकार में ले लेती है तो इस क्रिया को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। यानी किसी भी संस्था का ऑनरशिप जब सरकार स्वयं अपने अधिकार में ले लेती है तो उसे नेशनलाइजेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उस संस्था का प्रबंध, नियंत्रण और संचालन सरकार के हाथ में आ जाता है। इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का तात्पर्य किसी संस्था को सरकारी क्षेत्र में परिवर्तित करने से है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा अध्यादेश जारी करके प्रबंध नियंत्रण व्यवस्था अपने हाथ में ले ली जाती है। यानी सिंपल से यदि अपन मीनिंग समझे तो इसका मीनिंग है कि यदि किसी भी संस्था का स्वामित्व सरकार अपने अधिकार में लेती है और उस संस्था का प्रबंध, नियंत्रण और संचालन सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसे हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। देश में सन 1955 में भारतीय स्टेट बैंक, 1958 में स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक, 1969 में 14 बड़े वाणिज्य बैंक और 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का सरकार ने अपने अधिकार में लिया, अर्थात इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यानी 1955 में भारतीय स्टेट बैंक, 1958 में स्टेट बैंक के 7 सहायक बैंक, 1969 में 14 बड़े व्यापारिक बैंक, 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया। देश की बैंकिंग प्रणाली का मुख्य उद्देश्य छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके उसे उत्पादक कार्यों में लगाना होता है। साथ ही उपलब्ध साख को संतुलित रूप से देश के सभी भागों तक वितरित करना होता है। यानी इस चैप्टर में जैसे कि हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं कि बैंक का प्रमुख ऑब्जेक्ट यही होता है कि वो डिपॉजिट्स ले ले, मतलब डिपॉजिट्स जनता से प्राप्त कर ले और जनता को क्रेडिट के रूप में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे। स्वाधीनता के पश्चात देश के व्यापारिक बैंकों में अपने निजी हित को सर्वोपरि मानते हुए लाभ को महत्व देकर बैंकिंग कार्यप्रणाली को विकसित किया गया। फलस्वरूप इन बैंकों की शाखा विस्तार नीति बड़े शहरों की ओर अभिनीत रही। मुख्य रूप से ये बैंक उद्योग और व्यापार क्षेत्र को पोषित करते रहे। देश के आर्थिक विकास में भारतीय बैंकों का योगदान बहुत ही सीमित मात्रा में रहा और इसका प्रमुख कारण भारतीय बैंकों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण तथा प्रबंध व्यवस्था में कुछ ही अंशधारियों का प्रमुख और असंतुलित शाखा विस्तार नीति रहे। यानी इंडिपेंडेंस के बाद देश के व्यापारिक बैंकों में अपने निजी हित को बहुत महत्व देने लगे, लाभ को महत्व देने लगे और बैंकिंग प्रणाली विकसित की गई। लेकिन ये बैंकिंग प्रणाली जो शुरू हुई इसकी ब्रांचेज ज़्यादातर बड़े शहरों की ओर रही और ये बैंक उद्योग और व्यापार क्षेत्र को ही पोषित करते रहे। यानी देश के आर्थिक विकास में भारतीय बैंकों का योगदान बहुत ही सीमित रहा। इसका जो मेन रीज़न था वो ये रीज़न था कि भारतीय बैंकों पर पूंजीपति वर्ग का नियंत्रण था और प्रबंध व्यवस्था में कुछ ही अंशधारियों का प्रमुख योगदान था। इस प्रकार व्यापारिक बैंकों की तत्कालीन कार्य पद्धति की सभी वर्गों द्वारा आलोचना की जाने लगी और गहराई से सोचा जाने लगा कि व्यापारिक बैंकों की देश की मूलभूत आर्थिक समस्याओं के निराकरण में क्या भूमिका होनी चाहिए। तब सरकार ने ये महसूस किया कि बैंकों को देश की मूल धारा की ओर प्रवृत्त करते हुए उनके औद्योगिक और व्यावसायिक परंपरागत संबंधों को समाप्त किया जाना आवश्यक है। अर्थात बैंक में ऐसे प्रबंधक नियुक्त किए जाने चाहिए जो देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को महत्व दें और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन करें। यानी धीरे धीरे इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचे जाने लगा कि व्यापारिक बैंकों की देश की मूलभूत आर्थिक समस्याओं के निराकरण में क्या भूमिका होनी चाहिए। तब सरकार ने महसूस किया कि
कि इनके औद्योगिक और व्यावसायिक परंपरागत संबंधों को समाप्त किया जाना चाहिए, बैंक में प्रबंधक नियुक्त किए जाने चाहिए और आर्थिक प्राथमिकताओं को महत्व देकर बैंकिंग व्यवसाय का संचालन किया जाना चाहिए। इस हेतु सन 1967 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू किया गया। इसके अंतर्गत बैंकों की प्रबंध व्यवस्था और साख नीति का इस तरह से नियमन और नियंत्रण करना है कि बैंकों के पास उपलब्ध साधनों का राष्ट्र हित में अधिकतम उपयोग संभव हो सके। इसके अंतर्गत ये निश्चित किया गया कि बैंक सक्रिय सरकारी निर्देशानुसार जमाओं का संग्रहण करे तथा सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को साख उपलब्ध कराए। इसी प्रकार सन 1968 में राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों की बैंक साख की मांग का अनुमान लगाना तथा व्यापारिक बैंकों की विनियोग नीति का निर्धारण करना रखा गया। इस हेतु बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन करने हेतु बैंकिंग विधान संशोधन बिल 1967 प्रस्तुत किया गया। इस बिल के पारित होने के पश्चात बैंकों के संचालक मंडल का पुनर्गठन किया गया, पेशेवर बैंकरों की नियुक्ति की गई, बैंक में लेखा अंकशों की नियुक्ति अनिवार्य की गई। बैंकों की साख निर्माण नीति के अंतर्गत या निर्धारण में बैंकों की साख निर्माण नीति के निर्धारण में भारतीय रिजर्व बैंकों को व्यापक अधिकार दिए गए तथा सरकार को यह वैधानिक अधिकार भी प्राप्त हुआ कि वे किसी भी बैंक का राष्ट्रीय हित में राष्ट्रीयकरण कर सकती है। इस प्रकार सन 1969 में सरकार और वित्त विशेषज्ञों के समक्ष स्टेट बैंक रूपी राष्ट्रीयकृत बैंक का मॉडल प्रोत्साहन प्रदान करने वाला था। अतः सरकार ने 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। क्या मेन कारण थे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के? किन कारणों की वजह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? देश के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारणों को निम्नलिखित बिंदुओं में व्यक्त किया जा सकता है। पहला, बैंकों की प्रभावकारी साख नीति का विकास करना। दूसरा, ग्रामीण और सुदूर आंचलिक क्षेत्र में साख का विस्तार करना। तीसरा, पूंजीपति वर्ग से बैंकों को पृथक करके अलग करके आम जनता के पास लाना। चौथा, व्यापारिक बैंकों की कार्यप्रणाली में एकरूपता लाना। पांचवा, बैंकिंग क्षेत्र में एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगाना। छठा, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। सातवां, निजी क्षेत्र के दोषों को दूर करके बैंकिंग संस्थाओं को समाज उपयोगी बनाने हेतु। आठवां, देश के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंकों की सक्रिय सहभागिता निर्धारित करने हेतु। और नवा, बैंकों में पेशेवर प्रबंधकों के माध्यम से प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करने हेतु। 10वां, देश के संतुलित बैंकिंग विकास के लक्ष्य को पूरा करने हेतु। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी शुरू में जो बैंक थे वो निजी क्षेत्र में थे, निजी क्षेत्र से बैंकों का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य लिया गया और इसके कुछ फ़ायदे भी हुए और क्या क्या मेन कारण थे ये हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। ये आज का हमारा इतना ही। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।